हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यॉल। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग एकदम मस्त और आपका वीकेंड एकदम धमाकेदार गया होगा। आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ विथ द सेकेंड यूनिट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिलेटिंग टू कंसिडरेशन। तो मैं अपनी बुक्स जो है आपके आंखों के सामने ओपन करती हूँ। यूनिट नंबर 2 जो है कंसिडरेशन का, वो शुरू होता है पेज नंबर 25 से। ओके। अभी आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने आज से मेरी क्लासेस को देखना शुरू किया होगा। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे हो चुके हैं, लाइव हो चुके हैं। तो आप लोग प्लीज उन लेक्चर्स को पहले देखना, उसके बाद आप आज का लेक्चर देखना। क्योंकि देखो, लॉ इज अ टोटली न्यू सब्जेक्ट फॉर ऑल ऑफ यॉल। आप लोगों को 11th में, 12th में या स्कूलिंग ईयर्स में लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया गया था। तो इसीलिए इट इज अ पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यॉल कि आप लोग पहले क्या करना, जो भी मेरे लाइव स्ट्रीमिंग के लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे इसी चैनल पे, स्वप्निल पटनी चैनल पे जो यूट्यूब पे अपलोड किए गए हैं, पहले आप एटलीस्ट कम से कम, मैं चाहती हूं कि कल का लेक्चर जो रहेगा उस पे आने के पहले आप एटलीस्ट फर्स्ट 2 लेक्चर्स देख लीजिए। फर्स्ट 2 लेक्चर्स आर अप्रोक्सीमेटली 1 आवर ईच, तो 2 घंटे के मेरे ये लेक्चर है। तो यही 2 घंटे के लेक्चर आप देख लीजिएगा और उसके बाद आप ये लेक्चर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि देखो, इन्हीं 2 लेक्चर्स में मैंने क्या किया है, मैंने सारे बेसिक टॉपिक्स जो है वो कवर किए हैं। जैसे कि लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होती है, लॉ कैसे बनता है, एक्ट कैसी बनती है, अगर लॉ को चेंज करना हो तो क्या, ये सारे बेसिक टॉपिक्स, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अलग अलग वर्ड्स का मतलब हर एक कानून में अलग अलग कैसे होता है, ये सारे बेसिक टॉपिक्स जो है ना, ये सारी बेसिक टॉपिक्स जो है मैंने कवर किए हैं इन द फर्स्ट 2 लेक्चर्स। और जब तक हम हमारे एप्लीकेशन पे शिफ्ट नहीं होते हैं, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग सब, अगर आपका कोई भी लेक्चर कोई भी कारण के वजह से मिस हुआ होगा, आप प्लीज उन लेक्चर्स को कवर अप कर लो, ताकि एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाने के बाद आप और मैं एक ही टॉपिक पे रहे टिल द बैच एंड्स। क्योंकि उसके बाद आपको कवर अप करने का चांस बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे लेक्चर्स लाइव रहेंगे ओनली फॉर 24 आवर्स। तो देखो, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि अभी जो मेरे सामने बैठे हैं ये सारे बच्चे वही सारे बच्चे हैं जिन्होंने डे 1 से मेरी क्लासेस देखी होगी। अगर आज आप पहले दिन मेरी क्लास देख रहे हो, सो इट इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यॉल, वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू, मेरे कुछ 15 टू 17 लेक्चर्स जो है लाइव स्ट्रीमिंग के यूट्यूब पे अपलोडेड है। उसमें से आप एटलीस्ट 2 लेक्चर्स देखिए। और एप्लीकेशन पे शिफ्ट होने के पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, सारे के सारे 17 लेक्चर्स आप देख लो, ताकि एप्लीकेशन पे जब आप भी शिफ्ट हो जाओगे, आप और मैं सेम मीटिंग पॉइंट पे रहेंगे, है ना? तो देखो, फॉर ऑल ऑफ यू ऑल हु हैव ऑलरेडी डन माय दीज 17 लेक्चर्स, दिस लेक्चर इज फॉर यू ऑल। टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ अ टॉपिक रिलेटिंग टू कंसिडरेशन। बट कंसिडरेशन के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, उसके बाद हम कंसिडरेशन पे जाएंगे। आपको याद होगा लास्ट वाले सेशन में मैंने रेवोकेशन की बात की थी। तो रेवोकेशन कब पॉसिबल होता है? रेवोकेशन तभी पॉसिबल होता है जब एक्सेप्टेंस हमें ना मिली हो। मतलब एक्सेप्टेंस के पहले अगर आपने रिवोक कर लिया तो आपका रेवोकेशन हो जाता है। नहीं तो फिर अगर ऑफर को एक बार एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो बन सकता है सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट। वंस एक्सेप्टेंस मीट्स द ऑफर, देन ओनली वन थिंग कैन हैपन, एंड दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। और उसी के लिए एक बहुत फेमस कहावत है जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी आपको नजर आ रही होगी, और उसी कहावत को मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ थ्रू एन एग्जाम्पल। ये चीज कहती है, ये कहावत जो है, ये प्रोवर्ब जो है वो कहता है, एन एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर इज व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। एन एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर is what a lighted match is to a train of gun powder। इसमें क्या बताया गया है, देखिए एग्जाम्पल में क्या बताया गया है। अज्यूम कीजिए दैट देयर इज अ ट्रेन। ओके। और इसी ट्रेन में भरा हुआ है
गन पाउडर मतलब बारूद। एक ट्रेन है और इसी ट्रेन में भरा हुआ है गन पाउडर। अब देखो, इसी गन पाउडर को इसी गन पाउडर को अगर आप मिला देते हो विथ अ लाइटेड मैचस्टिक, अगर आप एक लाइटेड मैचस्टिक मतलब मैचस्टिक को जला के अगर आप इस बारूद से भरी हुई ट्रेन के ऊपर डालते हो तो क्या हो जाएगा? आप इमेजिन कीजिए, वहां पे बारूद है, वहां पे गन पाउडर है और इसी गन पाउडर के ऊपर आप क्या डाल रहे हो? लाइटेड मैच स्टिक। तो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ क्या? बूम बूम ब्लास्ट, एक्सप्लोजन हो सकता है। वही चीज को हमने कोरिलेट किया है विथ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में भी वही चीज बताई गई है कि एक बार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलता है, एक बार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? बूम बूम ब्लास्ट। मतलब क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ बनता है एक कॉन्ट्रैक्ट। और एक बार ब्लास्ट हो गया मतलब अब आप सोच लीजिए, हम लोग वापस से पीछे मुड़ के नहीं जा सकते। मतलब जो हो गया सो हो गया, नाउ देयर इज नो टर्निंग पॉइंट। सिमिलरली, एक बार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया, तो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है एक कॉन्ट्रैक्ट, और अब इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करना पॉसिबल नहीं है। तो देखो, यही लाइटेड मैचस्टिक को जब ट्रेन से भरे गन पाउडर से भरे ट्रेन के ऊपर हमने डाल दिया तो क्या हुआ? बूम बूम ब्लास्ट, एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन हुआ मतलब अब जो भी नुकसान होना था सो हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करना पॉसिबल नहीं है। तो देखो, वही चीज है, गन पाउडर से भरी ट्रेन को हमने रिफर किया है एज एन ऑफर, लाइटेड मैचस्टिक को हम कहते हैं एज एन एक्सेप्टेंस। सो एन एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर, an acceptance to and offer is what a lighted match is to a train of gunpowder. What does this sentence mean? ये sentence यही कहता है, once acceptance is given to an offer, once an acceptance is given to an offer, only a contract can happen and thus offer cannot be revoked. Once acceptance is given to an offer, only a contract can happen and thus an offer cannot be रिवोक्ड। एक बार आपकी लाइटेड मैचस्टिक ट्रेन ऑफ गन पाउडर के ऊपर गिर जाती है, सिर्फ और सिर्फ होगा एक्सप्लोजन। अब हम इस ऑफर को रिवोक नहीं कर सकते। अब एक बार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया, बन जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट और कुछ भी नहीं किया जा सकता है। रेवोकेशन अब पॉसिबल नहीं है। तो यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो यूनिट नंबर 1 का बचा हुआ था। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विथ यूनिट नंबर 2 व्हिच इज रिलेटिंग टू कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के बारे में हल्की सी झलक हमने यूनिट नंबर 1 में देखी थी, जहां पे हम लोग सेक्शन नंबर 10 जो था, सेक्शन नंबर 10, उसमें हम लोग देख रहे थे द वेरियस असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कौन से है वो सारे असेंशियल एलिमेंट्स, वो सेक्शन 10 बताता था। और उसमें हमने एक पॉइंट देखा था, कंसिडरेशन होना जरूरी है। तब मैंने आपको बताया भी था, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन तो होना जरूरी है बट कंसिडरेशन लॉफुल होना भी जरूरी है। इसी कंसिडरेशन के ऊपर हमारा पूरा का पूरा यूनिट नंबर 2 है, जो बात करता है कंसिडरेशन के मतलब के बारे में, कंसिडरेशन के एक्सेप्शंस के बारे में और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो यही चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन यूनिट नंबर 2। पहले मैं चाहती हूं कि आप लोग मुझे बताओ कंसिडरेशन का लैटिन वर्ड क्या है। तो आप लोग जानते हो कंसिडरेशन का लैटिन वर्ड है क्विड प्रो क्यो, जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्या मतलब होता है कंसिडरेशन का? समथिंग इन रिटर्न, जिसका लैटिन वर्ड है क्विड प्रो क्यो। हमने स्टार्टिंग से ही एक एग्जाम्पल देखा था, डे 2 या डे 3 में ही हमने देखा होगा, शाहरुख और आमिर का एग्जाम्पल। वहां पे आप लोगों ने देखा था, आमिर देने वाले थे अपनी कार और उसी के बदले में उनको मिलने वाले थे 50 लाख रुपए
फ्रॉम शाहरुख। तो उस वक्त भी मैंने कहा था, और क्योंकि ये यूनिट नंबर 2 कंसिडरेशन से रिलेटेड ही बात कर रहा है, मैं वापस से आपको इसी एग्जाम्पल के बारे में बताने वाली हूं और फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो देखिए, अगर आमिर अपनी गाड़ी देने वाले हैं, जो भी चीज उन्हें मिल रही है इन रिटर्न, इन रिटर्न, इन रिटर्न, वो उनका होता है कंसिडरेशन। तो देखो, आमिर के लिए कंसिडरेशन क्या है? आमिर के लिए कंसिडरेशन है वो 50 लाख रुपए, क्योंकि गाड़ी देने के बाद जो इन रिटर्न मिलने वाला है, उन्हें इन रिटर्न मिलने वाले हैं 50 लाख रुपए। सो दैट इज द कंसिडरेशन फॉर आमिर। और अगर मैं शाहरुख के नजरिए से देखूं, शाहरुख के नजरिए से वो देने वाले हैं 50 लाख रुपए, बट 50 लाख रुपए देने के बाद जो उन्हें मिलने वाला है इन रिटर्न, वो मिलने वाली है द कार। तो शाहरुख के लिए कंसिडरेशन माना जाएगा एज दैट पर्टिकुलर कार। सो वॉट एवर यू गेट इन रिटर्न, वॉट एवर यू गेट इन रिटर्न इज known to be the consideration in that particular contract। जो कुछ भी आपको इन रिटर्न मिलता है वही होता है आपका, वही होता है आपका कंसिडरेशन। यस और नो गाइस? यस। तो देखो, पहला सेंटेंस वही कहता है और मैं चाहती हूं आप लोग सब मेरे साथ उस फर्स्ट सेंटेंस को रीड करें। ओके, चाहे आप आपके घर पे हो और मैं अपने घर पे, फर्क नहीं पड़ता। प्लीज ऐसा महसूस कीजिए जैसे कि हम लोग लाइव इस सेशन को ले रहे हैं और आप लोग मेरे सामने हो। तो अब हम लोग रीड करेंगे साथ में। कम ऑन। कंसिडरेशन is an essential element of a valid contract। तो वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट हमने पीछे भी देखा था इज कंसिडरेशन, विदाउट विच नो सिंगल प्रॉमिस विल बी एनफोर्सेबल। इट इज अ टर्म यूज्ड इन अ सेंस ऑफ क्विड प्रो क्यो। तो क्विड प्रो क्यो इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स समथिंग इन रिटर्न। सो व्हाट इज कंसिडरेशन? देखो आगे ही लिखा हुआ है, ये ब्लू में जो है उस पॉइंट को मैं रीड कर रही हूं। Consideration is the price agreed to be paid by the promisee for the obligation of the promisor। क्योंकि मैं कुछ आपको देने वाली हूं, जो भी चीज आप प्रॉमिस कर रहे हो मुझे इन रिटर्न देने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज माय कंसिडरेशन। अब देखो, इसी कंसिडरेशन की डेफिनेशन एक्ट में बताई गई है, और ये डेफिनेशन देखो क्या कहती है। कुछ आपको लगेगा पहली रीडिंग में कि ये डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड है, बट डोंट वरी, दिस डेफिनेशन इज रियली वेरी इजी। एक बार आपको चीजें समझ में आ जाएगी ना, आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। देखो पहले रीड कर लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करूंगी, फिर वापस से रीड करूंगी। देखो ये डेफिनेशन क्या कहती है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसोर, द प्रोमिसी or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstains from doing something, such an act or abstinence or promise is called as consideration for the promise। शायद आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, बट डोंट वरी, उसी के लिए तो मैं यहाँ पे हूं। धीरे धीरे करके डेफिनेशन को बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड करेंगे और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। देखो पहली बात तो, फर्स्ट सेंटेंस में हमें ये समझ में आता है, फर्स्ट सेंटेंस में हमें ये समझ में आता है that consideration can be for a positive act or it can also be for a negative act। पॉजिटिव एक्ट मतलब कंसिडरेशन इज फॉर डूइंग समथिंग, और उसी डेफिनेशन में लॉ मेकर कहते हैं वी कैन ऑल्सो गिव कंसिडरेशन फॉर नॉट डूइंग समथिंग। तो कंसिडरेशन पॉजिटिव एक्ट के लिए भी हो सकता है, और कंसिडरेशन जो है वो नेगेटिव एक्ट के लिए भी हो सकता है। इट कैन बी फॉर डूइंग समथिंग और इट कैन बी फॉर नॉट डूइंग समथिंग। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि विल यू परचेज माई मोबाइल फोन फॉर ₹10,000। अब यहाँ पे मैं मोबाइल फोन दूंगी और आप मुझे 10,000 रुपए दोगे।
यहाँ पे हमारा कंसिडरेशन इज फॉर अ पॉजिटिव एक्ट, जहां पे मैं आपको कुछ दूंगी और आप इन रिटर्न मुझे और कुछ दोगे। मैं आपको मेरा फोन दूंगी और आप मुझे इन रिटर्न दोगे 10,000 रुपीज। तो यहाँ पे कंसिडरेशन इज फॉर अ पॉजिटिव एक्ट। यहाँ पर कंसिडरेशन इज फॉर अ पॉजिटिव एक्ट। बट याद कीजिए, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था जब मैं आपको ऑफर पढ़ा रही थी। ऑफर याद कीजिए, क्या तुम्हें याद है? ये टॉम और जेरी का एग्जाम्पल देखो। यहाँ पे क्या हुआ था, इस एग्जाम्पल में कुछ ऐसा हुआ था, टॉम क्रेडिटर थे और जेरी डेटर थे। टॉम क्रेडिटर थे और जेरी जो थे वो थे डेटर। और इसी टॉम ने जेरी को 1 लाख का लोन दिया था। लोन दे दिया, पैसा यूज भी कर लिया, इनफैक्ट रीपे करने का समय आ गया। अब जब रीपे करने का समय आया है तब जेरी कहता है, हे टॉम, मैं आपको आपका पैसा नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। अब टॉम ने तो इस बात को दिल पे ले लिया, कहा जो करना है कर ले, ऐसा कहता है, ठीक है, नाउ आई विल sue यू, आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू। जेडी डर जाता है, कहता है अननेसेसरली अगर वो मेरे अगेंस्ट केस फाइल करेगा, मेरा नाम तो बदनाम हो जाएगा ना, लोग मेरे साथ बिजनेस ही नहीं करना चाहेंगे, मेरी गुडविल मार्केट में खराब हो जाएगी। तो वो बेग करता है टॉम को कि हे टॉम, प्लीज डू नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट मी। इनफैक्ट मैं तुम्हें 10,000 रुपए एक्स्ट्रा ऑफर कर रहा हूं, तुम ये 10,000 रुपए दो, बट मेरे अगेंस्ट केस फाइल मत करो, बट मेरे अगेंस्ट केस फाइल मत करो, बट मेरे अगेंस्ट केस फाइल मत करो। यहां पे देखो, अगर वो केस फाइल नहीं करता है फॉर 6 months, देन टॉम हैज फुल राइट्स टू आस्क फॉर दिस एडिशनल 10,000 रुपीज। यहाँ पे जो कंसिडरेशन है, दिस कंसिडरेशन इज फॉर अ नेगेटिव एक्ट, जिसको हम कहते हैं एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस मीन्स नॉट टू डू समथिंग। एब्स्टिनेंस मीन्स नॉट टू डू समथिंग। तो इस वाले एग्जाम्पल में टॉम स्यू नहीं कर रहा है, और क्योंकि वो स्यू नहीं कर रहा है, उसे दिए जा रहे हैं एडिशनल 10,000 रुपीज। तो लॉ मेकर बहुत ही ओपन है कंसिडरेशन की डेफिनेशन में, और डेफिनेशन को काफी ब्रॉड रखा है, और कहते हैं कंसिडरेशन टू डू समथिंग के लिए हो सकता है या नॉट टू डू समथिंग के लिए हो सकता है। मींस कंसिडरेशन कैन बी फॉर अ पॉजिटिव एक्ट और इट कैन ऑल्सो बी फॉर अ नेगेटिव एक्ट। पॉजिटिव एक्ट तो हम लोग डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि मैंने अपने कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए हैं, टू डू समथिंग। मैंने क्या किया है, कंसिडरेशन दिया है, उनको पैसे दिए हैं ड्राई क्लीनिंग के। या तो मेरा मोबाइल फोन खराब हो गया, मैंने उसे रिपेयरिंग के लिए डाला है, तो यहाँ पे रिपेयर करने के लिए मैं उनको पैसे देने वाली हूँ, टू डू समथिंग। बट कंसिडरेशन यस कैन ऑल्सो बी नेगेटिव इन नेचर। यहाँ पे इवन इफ you offer somebody a certain consideration for not doing something is also considered as a valid consideration। तो देखिए, वापस से इस डेफिनेशन पे आ जाओ। when at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstains from doing something, such an act or abstinence is called as consideration। अगर आप इन चीजों को एकदम गहराई से एनालाइज करोगे, has done, does, और यहाँ पे है promises to do, तो हमारे जो तीन टेंसेस है, टेंसेस पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, उसी के आजू बाजू ये डेफिनेशन रोटेट कर रही है। देखो, हैज डन, हैज डन, हैज डन, और इज डूइंग इट, और इज promising टू डू इट। मीन्स इन शॉर्ट माय डियर फ्रेंड्स, कंसिडरेशन जो है, इट कैन बी पास्ट, इट कैन बी प्रेजेंट, or it can also be
फ्यूचर कंसिडरेशन, जैसे कि से फॉर एग्जांपल आप मुझसे मेरा मोबाइल फोन ले तो लेते हो, बट कहते हो मैम इस मोबाइल फोन के पैसे हम आपको देंगे 1 मंथ के बाद, 1 महीने के बाद। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे कंसिडरेशन इज अ फ्यूचर कंसिडरेशन। इनफैक्ट आप कोई भी क्रेडिट सेल्स का एग्जाम्पल ले लीजिए। क्रेडिट सेल्स में वही चीज होती है। क्रेडिट सेल्स में क्या होता है, एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशन निभा लेता है, बट दूसरे साइड पे ऑब्लिगेशन पेंडिंग होता है। तो यहाँ पे जो आपका कंसिडरेशन है, जो आपको मिलने वाला है इन रिटर्न, वो मिलने वाला है एट अ फ्यूचर डेट। यहाँ पे क्या है, कंसिडरेशन इज अ पास्ट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन भी हो सकता है। बेस्ट एग्जाम्पल कुड बी कैश सेल्स। मैंने 10 रुपए दिए, चिप्स का पैकेट लिया, आई एम डूइंग इट रियल टाइम। पैसे दिए, चिप्स का पैकेट लिया। या तो कभी कभार पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज के लिए भी आप कंसिडरेशन देने के लिए प्रॉमिस कर सकते हो। इनफैक्ट इन सब चीजों के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप देखोगे नेक्स्ट पेज जो है, पेज नंबर 26, उसमें मैंने डेफिनेशन के हर एक पॉइंट को डिटेल में एनालाइज किया है, और हर एक पॉइंट के लिए मैं एग्जाम्पल देने वाली हूँ। आपको पता है सब्जेक्ट तो है थ्योरेटिकल, बट मेरा अप्रोच रहने वाला है बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल। बट आज इस बारे में हम चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के पिछले वीक क्वेरी आई थी कि मैम आपने यूनिट नंबर 1 तो कंप्लीट करा दिया है, बट हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम लॉ की पढ़ाई करें कैसे। तो देखो, आई डोंट वांट टू रश इनटू थिंग्स। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं पढ़ाती जाऊँ पढ़ाती जाऊँ पढ़ाती जाऊँ और हमारा कनेक्शन जो है वो रहे ही नहीं। इसलिए आज कुछ भी नया ना पढ़ाते हुए मैं चाहती हूँ मैं आपको बताऊं कि कैसे जितना भी कुछ मैंने पढ़ा है पिछले 17 डेज में, वो आप लोगों को कैसे पढ़ना है। और इनफैक्ट सिर्फ वो क्यों, पूरा का पूरा मेरा जो लॉ का पेपर है उसे कैसे पढ़ना है, वो मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो आप लोग ये समझ लो, लॉ का जो पेपर है दैट इज अ सब्जेक्टिव पेपर। तो इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन लेवल पे लॉ के पेपर को रखा है सब्जेक्टिव। अब देखो, अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव है, मतलब एक्चुअली आपको चीजें याद करनी होगी और याद करके चीजों को लिखना होगा। आपका इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स तो जैसा लॉ का पेपर नहीं होने वाला है, जहां पे एक सवाल है और 4 गोले हैं और सही गोला लगा तो बिंगो, नहीं तो टिंगो, और 6 महीने बाद वापस अटेम्प्ट दे दो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है, मतलब 1 to 1 सारी चीजें आपको लिखनी होती, और लिखने के लिए चीजों को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखो, कैसे रहेगा आपकी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी घर पे कैसी रहेगी। सपोज आज मैंने आपको कुछ पढ़ाया है, ओके, तो सपोज आज मैंने आपको कंसिडरेशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है, कंसिडरेशन के लैटिन वर्ड के बारे में बताया है, और मैंने आपको बताया है कि कंसिडरेशन जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर हो सकता है। सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी ये होगी कि जो कुछ भी मैं आज पढ़ा रही हूँ, ये हर रोज होगा टिल द टाइम द क्लास गेट्स ओवर, ओके। और हाँ, क्लास जब खत्म होने पे आएगी तब मैं आपको जरूर और एक लेक्चर दूंगी जो स्पेशली रहेगा डेडिकेटेड ओनली टू हाउ टू स्टडी लॉ ड्यूरिंग द प्रेपरेटरी लीव, बट वो बाद की बात है। अभी तो हमें ये जानना है कि क्लासेस के वक्त, ड्यूरिंग द क्लासेस, हाउ आर यू सपोज टू स्टडी फॉर माई सब्जेक्ट, एंड दैट इज लॉ। तो जितना भी कुछ मैं आपको हर रोज मैक्सिमम से मैक्सिमम, मेरे होते हैं 2 सेक्शंस। अब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग क्या करोगे, रीड, लर्न, रिसाइट एंड देन रिपीट। ऐसे आप करते जाओगे फॉर द 2 पेजेस दैट आई हैव taught you all टुडे। और आप लोग जानते हो हर वीक हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर मैंने उस दिन कुछ राइटिंग प्रैक्टिस करी होगी, आप एकदम अच्छे से देख लेना कि मैं आंसर्स को लिखवाती कैसी हूँ। और आपकी जिम्मेदारी होगी, सपोज मैंने आज क्वेश्चन नंबर 9 किया है, आपकी जिम्मेदारी होगी कि उसका ऊपर का और नीचे का जो आंसर है खुद आप घर पे प्रैक्टिस करो। तो सपोज आज 9th क्वेश्चन का मैंने आंसर लिखवाया है, उस दिन आपकी जिम्मेदारी होगी कि क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 खुद होके अपने मन से आप क्या करो, उसका आंसर आपके नोटबुक में लिखो। तो ऐसे अगर आप करते रहोगे ना, तो क्या हो जाएगा, आपको एकदम से बहुत ज्यादा लोड नहीं आएगा। हर रोज दो दो पेजेस आप करोगे,
क्लास के साथ ही आपका पूरा का पूरा लर्निंग एज वेल एज राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा। तो प्रेपरेटरी लीव में आप खुद इमेजिन कीजिए, जहां पे स्टूडेंट्स को ए से शुरू करना है, आपका तो ऑलरेडी नोटबुक पूरी बन चुकी है, राइटिंग प्रैक्टिस हो चुकी है, टेक्स्ट बुक्स की शॉर्ट नोट्स जो है आपके बन चुके हैं। अब आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स में से रिवाइज करना है, और जहां बच्चे लर्न कर रहे हैं आप रिवाइज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है जहां बच्चे पास हो रहे हैं आपको मिलेगा एक एग्जाम्शन। तो इनफैक्ट आज तो मैं चाहती भी नहीं हूं कि मैं और भी कुछ पढ़ाऊं। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एकदम जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, स्कूल में हम लोग कैसे करते थे, वैसे ही आप बच्चे बन जाओ। हर रोज जब तक हमारी क्लास चल रही है, बिलीव मी, ये चीज को अगर आप फॉलो करोगे, सिर्फ पास क्या, यू विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स। सिर्फ मेरे साथ रहना है। इनफैक्ट आप लोगों को तो सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, तो सैटरडे संडे तो आपकी जिम्मेदारी है चारों भी सब्जेक्ट्स में जो कुछ भी हफ्ते भर आपको पढ़ाया गया है उसका आप रिविजन करो, और कॉन्फिडेंट हो जाओ, ताकि आगे आप अच्छे से इसी के बारे में पढ़ सको, है ना। तो मैं चाहती हूँ आप लोग क्या करो, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो मेरे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के बारे में आप यूट्यूब पे ही इसी चैनल पे है, आप वो लेक्चर्स देख लीजिए। और अगर आप मेरे ओल्ड स्टूडेंट हो, मैं चाहती हूँ एवरी डे यू शुड फॉलो दिस स्ट्रेटजी दैट आई हैव टोल्ड यू। बिलीव मी, यू विल पास, नॉट ओनली पास, यू विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स। हमारा सीए का कोर्स बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ हार्ड वर्क लगेगा, कंसिस्टेंट, इनफैक्ट कंसिस्टेंट हार्ड वर्क लगेगा। बिलीव मी, अगर ये कंसिस्टेंट हार्ड वर्क आपने दिखा दिया, अपने आप को दिखा दिया, यू विल फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। तो इसी पे आज के लेक्चर को मैं क्लोज करती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। सी यू टुमारो।